हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर.बी. प्रसाद में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को देते रहते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज यूपी बोर्ड 2020 में पूछे गए 5 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों से लाभ उठाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट से है, जिसमें 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर एक कैपेसिटर संधारित्र लगा हुआ है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड है। और आपसे पूछा गया है कि संधारित्र के प्लेटों पर आवेश कितना होगा, यानी संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर चार्ज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले हम देखेंगे कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है और उस विभवांतर को निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर निकालेंगे। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो अगर हम ए बी के बीच विभवांतर निकाल लें तो यही विभवांतर इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच होगा और यही विभवांतर इन सभी रेजिस्टेंसों के समतुल्य प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर होगा उसके बराबर होगा। तो हम ए और बी के बीच विभवांतर निकालने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम एवं 5 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका समतुल्य प्रतिरोध, इसको अगर हम R माने तो R इक्वल टू ये तीनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम और कुल मिलाकर हो जाएगा 10 ओम। तो A और B के बीच जितने भी प्रतिरोध हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध 10 ओम हुआ और इस सर्किट में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 2 एम्पियर की धारा यहाँ भी होगी और इस तरह से सभी प्रतिरोधों में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो क्या हो जाएगा A एवं B के बीच विभवांतर, अगर हम इसको V कहें तो V इक्वल टू लिखेंगे I इंटू R। I का मान आपके सामने 2 एम्पियर है तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू 2 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट विभवांतर A एवं B के बीच है और यही विभवांतर इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच होगा। तो क्या लिखेंगे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। अब हमारे पास विभवांतर निकल गया प्लेटों के बीच का और इस संधारित्र की धारिता हमारे पास है। तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल टू C इंटू V। तो C हमारे पास है 2 माइक्रोफैरड, जिसको आप फैरड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, इंटू ये C हो गया और V 20 वोल्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 20 दूना 40, 40 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम और इसको आप लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻⁵ कूलाम। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयुक्त लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबी वस्तु अक्ष के लंबवत रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 2 लेंस हैं, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है और दोनों की क्षमताएं दी गई हैं। तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता हम निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे कि संयुक्त लेंस की क्षमता, इसको हम P अगर लिखें तो P इक्वल टू पहले लेंस की क्षमता P1 प्लस दूसरे लेंस की क्षमता P2 बराबर क्या हो गया 10 डायोप्टर और प्लस -5 डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 5 डायोप्टर। तो ये संयुक्त लेंस की क्षमता हो गई 5 डायोप्टर। अगर हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालें तो क्या होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी क्षमता का उल्टा होता है यानी 1/5। ये फोकस दूरी मीटर में आएगा क्योंकि क्षमता के लिए हम फोकस दूरी को मीटर में ही लेते हैं। अब इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा
100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। ये हो गया फोकस दूरी। अब इस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले संयुक्त लेंस के सामने 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यानी u इक्वल टू क्या हो गया -30, क्योंकि u को हमेशा माइनस में ही रखते हैं, 30 सेंटीमीटर, और f इक्वल टू हो गया 20 सेंटीमीटर, ये प्लस होगा। और मान लीजिए आपको निकालना है v, तो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से क्या हो जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30। एलसीएम हो जाएगा 60, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 2 और ये हो गया इक्वल टू 1/60। तो 1/v इक्वल टू 1/60, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। और ये प्लस में आया है, इसका मतलब कि संयुक्त लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दाहिने तरफ बनेगा और ये क्या होगा वास्तविक होगा। क्या हो गया वास्तविक। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई एवं प्रकृति। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से अगर लिखते हैं तो हम ये जानते हैं I/O इक्वल टू V/U। आई का मान हमको निकालना है और O का मान 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। O ऑब्जेक्ट की लंबाई, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हो जाएगा I/O इक्वल टू V60/U माइनस 30। और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने I इक्वल टू -60/30 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 2 बार में कटेगा और ये हो गया -4 सेंटीमीटर। -4 क्या बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया, यहाँ से पता चल गया उल्टा बन गया और यहाँ से पता चल गया वास्तविक बन गया। तो ये क्या हो गया उल्टा। और कितनी लंबाई का 4 सेंटीमीटर लंबाई का, तो प्रतिबिंब की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर और प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। तो ये हमारा दूसरा सवाल रहा। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों एवं द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3 संबंधित 2 संबंधित 1 तथा 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो प्रतिरोध के लिए हम लिखते हैं R इक्वल टू रो इंटू L/A, ये लिखते हैं। तो यहाँ पर लंबाइयों का अनुपात तो दिया हुआ है, लेकिन A जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात नहीं दिया गया है। तो हम पहले लिखते हैं द्रव्यमान का अनुपात बराबर 1 संबंधे 2 संबंधे 3। अतः मान लिया द्रव्यमान, इस हिसाब से द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पहले का अगर हम m माने तो दूसरे का 2m हो जाएगा और तीसरे का 3m हो जाएगा। इसी प्रकार मान लिया लंबाइयाँ, अगर लंबाई 3 संबंधे 2 संबंधे 1 के अनुपात में है तो लंबाई को हम मान सकते हैं 3l 2l और l, ये हो गया। तो लंबाई इस तरह से हमने मान लिया और द्रव्यमान इस तरह से मान लिया। तो द्रव्यमान इक्वल टू होता क्या है आयतन गुणे घनत्व, इंप्लाई दैट द्रव्यमान बराबर आयतन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A इंटू लंबाई L इंटू घनत्व D, ये होता है। तो अलग अलग तार के लिए हमको द्रव्यमान दिया गया है, लंबाई दी गई है और घनत्व सबका हम D मान लेते हैं। तो पहले तार के लिए द्रव्यमान M इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 लिख लेते हैं इंटू लंबाई 3L इंटू D, और यहाँ से A1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे सामने m/3L इंटू D, ये हो गया। इसी प्रकार दूसरे तार के लिए यहाँ पर 2m लिखेंगे इक्वल टू यहाँ पर A2 लिखेंगे, यहाँ पर 2l दूसरे तार की लंबाई और यहाँ पर क्या हो जाएगा D। तो यहाँ से A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे सामने 2m/2l इंटू D। तीसरे तार के लिए 3m इक्वल टू A3 इंटू
L इंटू डी, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने A3 इजक्वल टू थ्राइस M अपान L इंटू डी। ये हो गया हमारे पास A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, और लंबाइयाँ क्या है 3L 2L और L। तो यहाँ से R1 अगर निकालना चाहें तो R1 इजक्वल टू क्या लिखेंगे, R1 इजक्वल टू रो अपनी जगह इंटू लंबाई 3L बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 की जगह लिखेंगे M बटा 3L इंटू डी, और यहाँ से R1 इजक्वल टू हो जाएगा हमारे सामने R1 इजक्वल टू रो इंटू 9L स्क्वायर इंटू डी बाई M। R1 इजक्वल टू, इसी प्रकार से R2 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, रो अपनी जगह इंटू दूसरे के लिए लंबाई 2L अपान A2 ट्वाइस M बटा ट्वाइस L इंटू डी, और ये R2 इजक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा करेंगे तो रो इंटू 4L स्क्वायर इंटू डी अपान ट्वाइस M। और इसी तरह से R3 लिखेंगे तो R3 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू तीसरे की लंबाई L बटा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल थ्राइस M बटा L इंटू डी, और इसको हल करेंगे तो आएगा R3 इजक्वल टू रो इंटू L स्क्वायर डी अपान थ्राइस M। ये हो गया। अब R1 ये हो गया, R2 यहाँ हो गया, और R3 यहाँ हो गया। तो अगर R1 संबंधे R2 संबंधे R3 करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रो इंटू 9L स्क्वायर डी बटा M संबंधे रो इंटू 4L स्क्वायर डी बटा ट्वाइस संबंधे रो इंटू L स्क्वायर डी बटा थ्राइस M। तो जो कॉमन है उसको हटा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा R1 संबंधे R2 संबंधे R3 इजक्वल टू 9 संबंधे 4/2 संबंधे 1/3, और यहाँ से आ जाएगा हमारे सामने 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27 संबंधे 4×12/2 6 संबंधे 1। ये आंसर हो गया R1 संबंधे R2 संबंधे R3 इजक्वल टू 27 संबंधे 6 संबंधे 1। तो इसको आप इस तरह से देखेंगे। तो ये तीसरा सवाल रहा। चौथा सवाल है कि एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है P इजक्वल टू, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया गया है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, और थीटा का मान दिया गया 30 डिग्री। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इजक्वल टू दिया गया 6 × 10⁻24। इन सब में एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो, टाउ इजक्वल टू PE साइन थीटा, और यहाँ से P इजक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान E साइन थीटा। टाउ का मान दिया हुआ है 6 × 10⁻24, E का मान दिया हुआ है 10⁵, और साइन थीटा का मान हो जाएगा साइन 30, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 × 10⁻24 बटा 10⁵ इंटू 1/2। 2 ऊपर गुणा कर लेगा तो क्या बच जाएगा हमारे सामने 2 × 6 × 10⁻29, और यहाँ से हो जाएगा 12 × 10⁻29, या कह लें कि 1.2 × 10⁻28 कूलाम मीटर। ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या क्रमशः 1100 एवं 110 है।
प्राथमिक कुंडली में सप्लाई 220 वोल्ट है, यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम हो तो प्राथमिक कुंडली में धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर N1 दिया हुआ है 1100 और N2 दिया हुआ है 110 और V1 दिया हुआ है 220 वोल्ट। पहले हम V2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, V2 अपान V1 इजक्वल टू N2 अपान N1। यहाँ से हो जाएगा V2 इजक्वल टू N2 अपान N1 इंटू V1 और V2 इजक्वल टू हो गया N2 का मान है 110, N1 का मान है 1100 इंटू V1 का मान है 220। तो ये कटा, ये यहाँ से कटा, बच गया V2 इजक्वल टू 22 वोल्ट। और कहा जा रहा है कि यदि द्वितीयक कुंडली में जुड़े यंत्र की प्रतिबाधा 220 ओम है, द्वितीयक कुंडली में जो रेजिस्टेंस है जिसको प्रतिबाधा के रूप में देखा गया है वो कितना है, 220 वोल्ट। तो द्वितीयक कुंडली में धारा क्या लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली में धारा बराबर क्या हो जाएगा, 22 वोल्ट विभवांतर बटे 220 ओम रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ये धारा हो गया। और हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में पावर चाहे प्राथमिक कुंडली में हो चाहे द्वितीयक कुंडली में हो, दोनों सेम होता है। तो क्या लिखेंगे, दोनों ही कुंडलियों के लिए पावर शक्ति P1 बराबर P2 और यहाँ से हो जाएगा P1 की जगह लिखेंगे V1 I1 बराबर V2 I2। तो प्राथमिक कुंडली में धारा I1 पूछी गई है तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 I2 बटे V1। यहाँ से V2 का मान हो गया 22 वोल्ट और V1 का मान है 220 वोल्ट इंटू I2 का मान हो गया 0.1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/10 यहाँ से और गुणे 0.1 और ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर। ये I1 इक्वल टू, तो I1 का मान हो गया 0.01 एम्पियर। तो ये हमारे 5 सवाल है। उम्मीद करते हैं कि इन सवालों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। आगे हम इसी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के फिर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।